बचपन से हमने हाशिया छोड़ा है। जब कॉपियाँ हमारे हाथ में थमाई गई तो उन कॉपियों में हमें सिखाया गया कि हाशिया होता है, और कोई भी रफ काम करना है तो आप हाशिए में कर लीजिए, फेयर काम आप मुख्य पृष्ठ पे करेंगे। तो हाशिए का जो बिंब हमारे दिमाग में बना, वह बिंब हमेशा से उसी जगह था जहाँ पर हम आज खड़े हैं। यह बात आपने बिल्कुल सही बात कही कि पूरे कार्यक्रम में, सिर्फ आज की बात नहीं है, किसी भी कार्यक्रम में जब हम हाशिए के स्वर को शामिल करते हैं इस स्थापना के साथ कि हम आपको भी तरजीह दे रहे हैं, हम आपको भी सुनना चाहते हैं, आप भी आइए। और विमर्श चाहे कोई भी हो, भाषाई विमर्श हो, जातीय विमर्श हो, या कोई भी विमर्श हो, उसमें हम हाशिए के स्वर को शामिल कर रहे हैं। तो यह शामिल करने का भाव हमेशा दाता का होता है, और शामिल होने का भाव हमेशा नीचे होता है। तो आपने हमें शामिल किया और हम उसका हिस्सा बने, ये एक दूसरे को उपकृत करने के भाव के साथ होता है। जिसकी बात रमन शंकर जी कर रहे थे कि आप हम पे कृपा कर रहे हैं, तो कृपा तो हो गई, हम शामिल भी हो गए। आदिवासी विमर्श पर बात हो गई, कमंतो विमर्श पर बात हो गई, मैं स्त्री विमर्श पर बात करूंगी, अनुज अपनी बात करेंगे। लेकिन हम बात किसकी करें? हमारे पास तो भाषा ही नहीं है। जब भाषा के संदर्भ में हमें बुलाया गया और इस समाज ने हमेशा से एक बात कही कि आपके पास भाषा नहीं है, तुम्हें तो बोलने का शऊर ही नहीं है। भोजपुरी भाषी समाज की चर्चा कर रहे थे रमाशंकर जी। भोजपुरी में हमेशा ये कहा जाता है कि तारा बोले के कौनो शऊर नहीं है, तारा नाक ना रही तो मैला खाई तू। यह समाज हमें जिस रूप में आज तक देखता आया है, हमने खुद को भी इसी रूप में देखा है आज तक, कि हमारे पास भाषा ही नहीं है। तो जिस समाज के पास अपनी भाषा ही नहीं है, वह क्या हिंदी, क्या भाषिक बहुलता और क्या हाशिए का तुलना, कौन सी बात करेगा? तो एक आत्महीनता का बोध कि हम कुछ भी नहीं है। सुधा अरोड़ा जी की एक बहुत अच्छी उनका नाटक है रहोगी तुम वही। तो यह जो रहोगी तुम वही का भाव है, वह हमें कभी ऊपर उठने ही नहीं देता कि हम यह समझ सकें कि हमारे पास अपनी भी भाषा है। और जन्म जन्मांतर से, जब से भाषा का आविष्कार हुआ, जब से भाषा में लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया, तब से लेकर आज तक स्त्री भाषा है। स्त्रियां अपनी भाषा रचती हैं या स्त्रियां अपनी भाषा में बात कर सकती हैं, यह क्लेम करना कि हमारी अपनी भी एक अवस्थिति है, हमारे पास अपनी भाषा है और हम अपनी भाषा में ही बात करेंगे, यह क्लेम उत्तर आधुनिकता के उपज के बाद शुरू अकादमिक हलकों में। ध्यान दें, अकादमिक हलकों में, क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास है उसमें स्त्रियां ये क्लेम महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियों के रूप में देख चुकी हैं, जिसमें वो कहती हैं कि स्त्री मन की पीड़ा, नारी मन की पीड़ा पुरुष कैसे व्यक्त करेगा जिसके पास उसका अनुभव ही नहीं। स्त्री के प्रति उसके मन में सहानुभूति का भाव तो हो सकता है, उसके साथ खड़े होने का भाव तो हो सकता है, लेकिन उसके अनुभवों को व्यक्त कैसे करेगा जबकि वह उन अनुभवों से गुजरा नहीं है। हालांकि महादेवी वर्मा स्पष्ट तौर पर भाषा शब्द का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जिन संदर्भों में वो अपनी बात श्रृंखला की कड़ियां में कह रही हैं, वहां अभिव्यक्ति का माध्यम या अभिव्यक्ति से उनका तात्पर्य उसी भाषा की अभिव्यक्ति में है कि वह भाषा आपके पास है ही नहीं। तो भाषा का अपना समाज शास्त्र है, जिसके बारे में मैनेजर पांडे कहते हैं कि कथा कहन की जो पूरी परंपरा है, अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक स्त्री और एक पुरुष का जो रिश्ता है वह हमेशा विषमता मूलक है, क्योंकि स्त्री जब अपनी बात कहेगी और पुरुष जब उसी बात को कहेगा, दोनों के कहन और दोनों के कथन में फर्क हो जाएगा। और वो फर्क क्यों होगा? क्योंकि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मितियों में फर्क है। तो एक एकेडमिक स्टूडेंट के रूप में जब मैं भाषा का अध्ययन करती हूँ, खासतौर पर जब समाज विज्ञान की बात हो रही है, और समाज विज्ञान में जो उभरते हुए विषय हैं, स्त्री अध्ययन, दलित अध्ययन, आदिवासी अध्ययन, माइनॉरिटी स्टडी, इस तरह के जो विषय हैं जब उभरते हैं, उन्होंने भाषा को कैसे देखा? क्योंकि जब वो एक विषय के रूप में उभरे तो उनके पास यही समाज था, इसी समाज का अध्ययन उनको करना था, और समाज विज्ञान के अन्य परंपरागत विषयों ने जिस भाषा शब्दावली में इस समाज को समझने का प्रयास किया, उस भाषा शब्दावली को भी हमको समझना था कि जिस भाषा में हमें व्यक्त किया जा रहा है, जिस भाषा में हमें आज तक समझा गया, वह भाषा तो हमारी है ही नहीं, वह भाषा तो हम पर आरोपित भाषा है। इसका मतलब यह है कि
हमको अपनी नई भाषा करनी होगी। अपनी बात को कहने के लिए नए औजार तलाशने होंगे, और यह जो प्रचलित भाषा है, सिर्फ हमें अपने नए औजार ही नहीं तलाशने हैं, बल्कि यह जो कुछ पूरी प्रचलित भाषा परंपरा है, उसके व्याकरणिक, उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक निहितार्थों को भी हमको समझने की जरूरत है। उस पर अपनी उंगली रखने की जरूरत है, उस पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और सिर्फ एक एलिनेटेड स्पेस में लैंग्वेज और जेंडर का डिस्कोर्स करने के बजाय पूरे लिंग्विस्टिक सोसाइटी, पूरे लिंग्विस्टिक कल्चर पे हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में अपनी उंगली रखनी होगी। उसमें एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करना होगा, और हमको ये बताना होगा कि लैंग्वेज में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद जो भाषा एग्जिस्ट करेगी, जो मुख्य धारा की भाषा है, जब तक उस पर हाशिए के विमर्श हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वह भाषा यथावत बनी रहेगी। तो यह जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज है, जिसमें कि स्त्री अध्ययन, दलित अध्ययन, आदिवासी विमर्श अपने अपने खाने में रहकर अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है जिनसे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अपने खाने में नहीं, हम इतिहास को भी खंगालेंगे, हम समाज को भी खंगालेंगे, हम हिस्ट्री को भी, मैथमेटिक्स को भी खंगालेंगे, हम साइंस को भी खंगालेंगे, हम भाषा के व्याकरणिक पक्ष को भी खंगालेंगे। भाषा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाषा दरअसल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसका मतलब यह है कि भाषा वही प्रचलित है जिसकी सत्ता है, जिसमें हम आज तक अभिव्यक्त होते आए हैं, और जिसमें आज तक हम स्वयं को अभिव्यक्त करते आए हैं, और वह भाषा जिसने हमारे अंदर इस समाज को, मानवीय संबंधों को, स्त्री पुरुष संबंधों को समझने की एक चेतना विकसित की है, उस भाषा की पड़ताल किए बगैर, उस भाषा पर एक बहुत सुंदर शब्द आज इस्तेमाल किया, नुक्ता नजर, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। बहुत ही सुंदर शब्द लगा मुझे कि नुक्ता नजर रखनी होगी कि भाषा किस तरह से समाज में काम करती है। भाषा को देखने का भी समाज वैज्ञानिक दृष्टि से, और खास तौर पर एज ए डिसिप्लिन ऑफ वुमेन स्टडीज, एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का अध्ययन करने वाला एक विषय जब भाषा को देखता है, तो वो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता है, किन किन बिंदुओं पर हमको देखने की आवश्यकता है। बस मैं कुछ बुलेट्स में आपके साथ बात करूंगी, और हो सकता है कि अंत में हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए। तो पहला जो सवाल मेरे मन में उभरता है वो ये कि भाषा को देखने की दो दृष्टि, पहली उसका व्याकरणिक पक्ष, और दूसरा उसका सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष। इसके बावजूद कि यह विभाजन मैं कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष है, अंततः उसके सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्शों के साथ जुड़ा हुआ पक्ष है। लेकिन जब हम भाषा को क्लासिकल फॉर्म में समझते हैं, और हम ये कहते हैं कि तुम व्याकरणिक तौर पर गलत बात बोल रहे हो, ग्रामेटिकली यू आर नॉट करेक्ट, और ये आग्रह जितना हिंदी में है, उतना मुझे लगता है कि अन्य किसी भाषा में देखने को नहीं मिलता है। आपके साथ लैंगिक तौर पर, आपके साथ व्याकरणिक तौर पर, आपके साथ वाक्य विन्यास को लेकर, शब्दावलियों को लेकर जितनी सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है कि आप कोई भी बात गलत नहीं कह सकते, आपको इसे इसी तरह से कहना है। और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी में लगातार शब्दों का अवमूल्यन, लगातार हमारे पास शब्द घटे, क्योंकि हम एसिमिलेट नहीं कर रहे। हमने अपने शास्त्रीयता के बोझ को अपने ऊपर जिस तरह से लाद रखा है, उसमें हम नए शब्दों के प्रवेश को लगातार हेय दृष्टि से देखते हैं। हम उन शब्दों को नकारते हैं, अरे देशज शब्दों की हमको जरूरत नहीं है, यह जानते हुए भी कि देशज शब्दों ने ही अंततः हिंदी को भी गढ़ा है। लेकिन जब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तब हम उन शब्दों का नकार करते हैं, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि आप शास्त्रीय हिंदी में अकादमिक बहस कीजिए। यहाँ से ये बात शुरू होती है कि स्त्री अध्ययन के लिए व्याकरणिक तौर पर भाषा को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाषा ने स्त्री को 3 भागों में बांटा, नारी, स्त्री और महिला। जब मैं यहाँ आने के लिए इस बात का अध्ययन कर रही थी, तो पता चला कि महिला शब्द जो है, वह उन स्त्रियों को द्योतक है, उन स्त्रियों का द्योतक है जो संभ्रांत करोगी हैं, जो विलासितापूर्ण जीवन जीती हैं, जिनके अंदर काम भावना अधिक होती है, उनको हम कहते हैं कि संभ्रांत करोगी की महिला है। या जब किसी महिला के प्रति हमें सम्मान प्रदर्शित करना होता है, तो हम कहते हैं कि अरे वो बहुत अच्छे घर की महिला, सम्मानजनक घर की महिला है। महिला शब्द उसके वर्गीय पहचान, उसके जातीय पहचान, उसकी धार्मिक पहचान और उसके रसों
हकदार जो उससे जुड़े हुए उसके पिता हैं या पति हैं, उसके साथ वो एसोसिएट हो जाता है। तो हमें महिला शब्द बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। तो आमतौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो महिला शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उसी के साथ नारी विमर्श की एक संकल्पना है। नारी तुम केवल श्रद्धा। नारी शब्द जब हम कहते हैं तो व्याकरण बताता है कि नारी शब्द दरअसल परावलंबी शब्द है, क्योंकि वह नर शब्द से बना। नर में स्त्रीलिंग प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो वह नारी बनता है। तो वह व्यक्ति जिसका आविर्भाव, जिसका उद्भव, जिसकी पहचान ही परावलंबी है, वह नारी है, क्योंकि वह नर के साथ। और हम जब व्यंग में इसी नारी को व्याख्यायित करते हैं तो हम कहते हैं एक नारी 100 नरों पर भार। क्यों? क्योंकि उसमें ई की मात्रा लग गई। लेकिन यह बात उसकी प्रतिष्ठा के लिए हम नहीं कहते हैं, उसका मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं। तो नारी शब्द जो है वह परावलंबी शब्द है। व्याकरणिक तौर पर जब हम स्त्री कहते हैं तो स्त्री एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि अपने आप में स्वतंत्र है, वह परावलंबी नहीं, उसकी अपनी इयत्ता है। व्याकरणिक तौर पर स्त्री किसी व्यक्ति, खास तौर पर महिला को संबोधित करने का सबसे सम्मानजनक शब्द है। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्त्री शब्द इसलिए भी पसंद आता है कि वह किसी पर निर्भर नहीं है। और व्याकरण के अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर स्त्रियों को परावलंबी बनाया जाए, और उसे सिर्फ परावलंबी बनाया ही नहीं जाता है, बल्कि उसके प्रति एक समाज में स्वीकृति का भाव भी कायम कर दिया जाता है। जैसे हम राम के बाल कांड की चर्चा करते हैं, बाल कांड, बाल क्रीड़ा, बाल शब्द, जो भी शब्द हैं वह बाल से जुड़े हैं। बालाकांड नहीं है, बाला क्रीड़ा नहीं है। व्याकरणिक तौर पर हमने कर्ता के रूप में पुल्लिंग को ही समझा, और उसके परावलंबी के रूप में हमने हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया। और जो शब्द किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते थे उनके लिए एक हमने खास शब्द बनाया, नपुंसक लिंग। और जब हम नपुंसक कहते हैं तो नपुंसक लिंग का मतलब न्यूट्रल नहीं है। हिंदी में नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कई अर्थों में होता है, कई उसके सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ हैं। जब हम राज्य की आलोचना कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि राज्य नपुंसक हो गया है। नपुंसक होने का मतलब कि वह स्त्री भी नहीं बचा है। तो जब स्त्री भी नहीं बचा है इसका मतलब कि वह बहुत ही हेय स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि हम अपने समाज में थर्ड जेंडर को जिस दृष्टि से देखते हैं, भाषा में भी नपुंसक लिंग को इसी रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले एक विषय के रूप में मेरा यह मानना है कि भाषा को व्याकरणिक तौर पर ऐसी भाषा का इजाद करने की आवश्यकता है जिस भाषा में आप समता मूलक समाज की संकल्पना करते हैं। और वह जो भाषा हमारे पास है अभी, वह समता मूलक समाज की निर्मिति नहीं करती। इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमारे पास राष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं, और ये सारे के सारे लोग जिस तरह के पति हैं, उस पति होने में मालिक होने का भाव छिपा है। तो एक व्यक्ति कुलपति तो हो सकता है, यह गर्व का भाव है कि यह हमारे कुलपति हैं। पति मतलब पति नहीं, मालिक। लेकिन एक महिला कुलपत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक महिला कई पुरुषों की नहीं हो सकती। एक पुरुष कई महिलाओं का हो सकता है, कई पुरुषों का हो सकता है। तो जब हम इस तरह से परिणामों को देखते हैं कि मालिक होना और पति होना समानार्थक हो जाए जिस समाज में, उस समाज में जब हम कहें कि राष्ट्रपत्नी शब्द क्यों नहीं बोलते हैं आप, कुलपत्नी शब्द क्यों नहीं बोलते हैं, तो यह बोलते हुए हमारी जबान भी लड़खड़ाती है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं। जैसे एक सामान्य हास परिहास के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम दोस्तों के बीच ये बात हो रही थी और किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में बात हो रही थी, और उनके बारे में कहते हुए कहा कि अरे वो तो अपने आदमी। तो अपने आदमी हमने जब कहा, ठीक उसी समय किसी महिला का जिक्र आया और एक साथ ही सब लोग हंस पड़े, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे थे कि वो तो हमारी औरत है। तो अपने आदमी होने का मतलब अपने आदमी है, लेकिन अपनी औरत होने का मतलब हमारी अपनी कस्टडी, अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के भाव। तो स्त्रियां जो हैं वो हमेशा से नियंत्रण में रखी गई, और यह नियंत्रण भाषा ने भी अपने तरीके से हम पर बनाए रखा, और भाषा ने एक सामाजिक स्वीकृति का भाव पैदा किया कि आप परावलंबी हैं, और यह आपको समझना होगा। राज्य की एक बड़ी संस्था है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का एक वाकया इस संदर्भ में हम सब के लिए जानना बहुत ही दिलचस्प भी है और ज़रूरी भी है कि एनसीईआरटी की किताबों का जब पब्लिकेशन होता है तो एक पूरा पब्लिकेशन डिवीजन होता है जब किताबों को पब्लिश किया जाता है,
और दिल्ली में एक संस्था है निरंतर जेंडर एंड एजुकेशन के मुद्दे पे काम करती है। और संयोग से जिस वक्त मैं निरंतर में काम कर रही थी उस समय एनसीईआरटी के नागरिक शास्त्र किताब की राइटिंग का काम चल रहा था। और हमारी जो डायरेक्टर थी दीप्ता भोग, उन्होंने कहा कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो उसकी भाषा जो है वो पुरुषों को संबोधित होती है। जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे, जब आप ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े होंगे तब आप लाल बत्ती के हरे होने का इंतजार करेंगे। तो जब हम इस तरह की भाषा में बात करते हैं तो यह स्वतः मान लिया जाता है कि पाठक होने का अधिकार पुरुष के पास है, सड़क पार करने का अधिकार भी और कार्य भी पुरुष का है, और उसमें स्त्रियां अंतर्निहित हैं। जैसे अर्धनारीश्वर की जो पूरी संकल्पना है उसमें स्त्रियां अंतर्निहित हैं। तो यह भाषा भी जो इस्तेमाल की जा रही है उसमें स्त्रियों को अंतर्निहित मान लिया गया। उनका आर्ग्यूमेंट किया था, तब डायरेक्टर कृष्ण कुमार सिंह हुआ करते थे और कृष्ण कुमार हुआ करते थे, और उनका आर्ग्यूमेंट किया था कि ठीक है, अगर भाषा इतनी ही न्यूट्रल है जिसमें कि पुरुषों को शामिल माना गया, महिलाओं को शामिल माना गया है, तब आप एक चैप्टर ऐसा लिख दीजिए जिसमें कि पुरुषों को शामिल मान लिया जाए। मतलब स्त्रियों को संबोधित भाषा हो कि जब आप जाएंगी तब आप देखेंगी और रेड लाइट पर रुकेंगी और हरी बत्ती का इंतजार करेंगी। बहुत जद्दोजहद के बाद अंततः यह हुआ कि ठीक है, यह प्रयोग करके हम देखते हैं। और सिर्फ नागरिकता का एक चैप्टर था जिसको कि स्त्रीलिंग को संबोधित करते हुए भेज दिया गया। और जब वो पब्लिकेशन डिवीजन में पहुंचा जहाँ प्रिंटिंग का काम हो रहा था, अगले दिन उनकी जो डायरेक्टर थी उनका फोन आया और उन्होंने हमारी डायरेक्टर को काफी डांटा। बोले आप लोग कोई काम नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि प्रूफ की असंख्य गलतियां आप छोड़ देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि उनको कौन सी प्रूफ की गलती नजर आई होगी। क्योंकि जब वो प्रिंट कर रही थी तो आप जाएंगी, देखेंगी, करेंगी, ये सब उनकी दृष्टि में प्रूफ की गलतियां थी, क्योंकि उनका मानस जो था वह इस भाषा के लिए तैयार ही नहीं था। तो जो समाज शैक्षणिक संस्था की सर्वोच्च बॉडी एनसीईआरटी में भी जब भाषा का प्रयोग पितृसत्तात्मक है, भाषा का प्रयोग लैंगिक है, वैसे समाज में भाषा के व्याकरणिक पक्ष पर बात किए बिना, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक समझे बिना हम एक कदम भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है। दूसरी बात ये है कि जो वंचित तबका है, जो हाशिए का तबका है, जो हमें बार बार कहा जाता है और चलिए हम मान भी लेते हैं, उसकी अपनी भी भाषा है। उसने भाषा के साथ क्या किया, उसने अपने भाषा व्यवहार को नए रूप में कैसे प्रस्तुत किया, और उसने भाषा में इंटरवेन करते हुए एक नई किस्म की भाषा कैसे गढ़ी। हिंदी साहित्य में मैं फोकस करूंगी क्योंकि आप सब यहाँ हिंदी साहित्य से परिचित हैं कि हिंदी साहित्य में स्त्री भाषा गढ़ने का श्रेय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहला श्रेय तो महादेवी वर्मा को ही जाता है, जिन्होंने वर्जीनिया वुल्फ के साथ ही यह डिस्कोर्स भारत में शुरू किया। वर्जीनिया वुल्फ फिक्शन वुमेन इन फिक्शन करके एक उनका आलेख है जिसमें वो स्त्री भाषा की बात करती हैं, और ठीक उसी वक्त महादेवी वर्मा भारत में स्त्री भाषा के संदर्भ में बात कर रही हैं। लेकिन बाद के सालों में, मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के डिबेट के बाद अपनी बात कर रही हूँ, जिसको कि हम उत्तर आधुनिक विमर्श कहते हैं, उत्तर आधुनिक नारीवाद कहते हैं, जिसने ये माना कि भाषा का जो लैंगिक स्वरूप है उस लैंगिक स्वरूप को तोड़े बिना हम कोई नई बात करने में या अपनी नई भाषा को रचने में विफल होंगे। और उन सिद्धांतकारों में लूसी एरिगेरे, जूलिया क्रिस्टेवा, जो सब की सब जो थी वो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, उन्होंने नई किस्म की भाषा वैश्विक परिदृश्य में करी, जिसको कि आप वेस्टर्न थिंकर कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में उस नई भाषा को गढ़ने का श्रेय हमारी कई महिला साहित्यकारों को जाती है, और उसमें मुझे अनामिका बहुत अपील करती है, मुझे पार्वती बहुत अपील करती हैं, अनुज मुझे बहुत अपील करते हैं, और ये तमाम लोग, जनसिता किरकिट्टा मुझे बहुत अपील करती हैं। जब वो लिखती हैं कि जब मैंने अ से आम लिखा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जब मैंने अ से अधिकार लिख दिया तो सबे बहुत बुरा। यह बात कितनी मार्मिक है कि आप अ से क्या लिखेंगे, यह इसका निर्धारण हम करें, क्योंकि हमने भाषा बनाई है और उस भाषा में बस आपको आने की आज़ादी है। लेकिन एक बार जब आप उस भाषा में आ गए तब उस भाषा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप उस नई भाषा को रचेंगे कैसे, इसका उदाहरण अनामिका अपनी कई कविताओं में देती है। अनामिका की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जुए। जुए कविता में एक लड़का है और एक लड़की है, और उनके बीच एक संवाद हो रहा है। लड़का कहता है कि तुम औरतें हमेशा खटर पटर, तोड़ना, काटना, पीटना, पछोड़ना, झाड़ू, पोछा जैसे कर्कश शब्दों में ही क्यों व्यक्त होती है।
झाड़ू कर ली, पोछा कर ली, खटाक मारा, शटाक मारा, चाकू लगाया, सब्जी काटा। तो ये काटने पीटने का क्या मतलब है? क्यों ऐसे इस स्थिति में आप लोग रहती हैं? तो उस कविता में लड़की उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वो कहती है कि क्या तुमने कभी दो औरतों को जुए चुनते हुए देखा है? तो वो लड़का कहता है नहीं। तो वो कहती है कि आप किसी जगह जब दो औरतों को, तीन औरतों को एक दूसरे का जुए निकालते हुए देखते हैं तो वो बहुत वितृष्णा का भाव पैदा करता है। हमारे दिमाग में जो बिंब बनता है वो हमें कतई पसंद नहीं आता है जब जुए निकाली जा रही है। वो कहती है कि दरअसल वो सिर्फ जुए नहीं है, वह जीवन का खटराग है जिसे व्यक्त करने की दूसरी कोई जगह औरतों के पास नहीं है। तो जब वो जुए निकाल रही होती हैं तो लाख विरोधी औरतें भी, देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भौजाई, जब अपने आंगन में बैठ के एक दूसरे के प्रति बहुत गुस्से का भाव रखे भी जू निकालती हैं तो जू निकालने के उस पूरे क्रम में अपने जीवन की तकलीफें एक दूसरे के साथ साझा, अपने जीवन के खटराग को एक दूसरे के साथ साझा करती हैं, अपनी तकलीफों को साझा करती हैं। तो दरअसल जुए निकालना सिर्फ जुए निकालना नहीं है, बहुत कुछ काटना, पीटना, छोड़ना भी है और अपने फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज कर देना है, क्योंकि उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं उससे वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। तो वो एक माध्यम चुनती हैं और उस माध्यम से जिस जो कंपनी का निर्माण करती हैं, दरअसल वह जुए मिलने वाली औरतों का समूह नहीं है, बल्कि वैश्विक तौर पर उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वह था सार्वभौमिक भगिनीवाद, यूनिवर्सल सिस्टरहुड। तो औरतों के बीच सुख से ज्यादा दुख का रिश्ता होता है। सुख में शायद औरतें एक दूसरे से बात करती, शायद अपने गुमान में दूसरे को नीचा भी समझें, लेकिन जब वो दुख में होती हैं तो उसकी सबसे विरोधी महिला भी उसके साथ सांत्वना के रूप में खड़ी होती है कि घबराओ मत, मैं हूं। और इस भाषा का प्रयोग अनामिका अपनी कविताओं में करती हैं, जंसिता अपनी कविताओं में करती हैं। अभी अभी आने के पहले मैं पार्वती को बता रही थी कि 2-3 दिन पहले पार्वती ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने झारखंड की एक आदिवासी समूह के बारे में चर्चा की थी कि जब उसका धर्मेश जो है वह वर और वधू से पूछता है कि तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो, तो वर कहता है कि था शादी के रस्म में मैं ढेला की तरह रहूंगा जो पत्तल को उड़ने नहीं देगा। वहां ढेला और पत्तल रूपक है पति और पत्नी के। तो वो कहती है कि मैं ढेला की तरह रहूंगा जो पत्तल को उड़ने नहीं दूंगा। तो लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? तो वो लड़की कहती है मैं पत्तल की तरह रहूंगी जो इसे कभी भीगने नहीं दूंगी। अब यह जो अभिव्यक्ति है, यह जो भाषा है, यह जो रिवाज है शादी के वचन लेने का, यह आदिवासी समुदायों के पास हमसे कई गुना ज्यादा समतामूलक और कई गुना ज्यादा समृद्ध इसलिए है क्योंकि हम जब 7 वचन लेते हैं तो 7 वचनों के साथ ही हम ये मान लेते हैं कि हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप मुझे यहाँ जाने की इजाजत देंगे, आप मुझे ये करने की इजाजत देंगे, आपकी अनुमति के बिना मैं ये नहीं करूंगी, आप जब नहीं होंगे तो मैं श्रृंगार भी नहीं करूंगी। वो कहती है कि मैं पत्थर हूं और मैं पूरी जिंदगी कोशिश करूंगी कि ढेला भीगने न पाए। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रिजर्व करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे और वैवाहिक जीवन का जो मूल मंत्र है वह लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। और जो आदिम समाज है वह हमसे कई गुना ज्यादा समृद्ध समाज है क्योंकि वह इन समतामूलक मूल्यों को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, विवाह संस्कार में लागू करते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का कोई वचन हिंदू समाज में कोई पंडित जो है वो हम जैसी महिलाओं को दिलाएगा कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी, आप कुछ नहीं करेंगे कभी भी। और ये तो बहुत दूर की बात है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अगर एक पंक्ति भी उस सप्तपदी में ये हो कि मैं जो चाहूं वो करूंगी, ये नहीं है। मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगी। तो पति और मालिक होने का बोध वहां से पैदा हुआ है जो हमको कुलपति के रूप में मिलता है, जो हमको राष्ट्रपति के रूप में मिलता है। तो भाषा का यह जो व्याकरण है, भाषा का यह जो षड्यंत्र है और भाषा की यह जो निर्मिति है, उसने स्त्री पुरुष संबंधों को कितनी हीनता के साथ, कितनी अवमूल्यन के साथ हमारे समाज में बनाए रखा है। जब तक हम इस भाषा पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक नई भाषा नहीं गढ़ी जा सकेगी। और ये बहुत ही अच्छा है सुनने में और देखने में कि अब जो युवा पीढ़ी है, अब जो नए स्वर आ रहे हैं, उन नए स्वरों ने भाषा के नए स्वरूप को गढ़ा है। पार्वती हो, चाहे जंसिता हो, चाहे खुद अनुज की एक कविता अभी मैंने पढ़ी जिसमें वो
कहते हैं कि मजदूर को कोई काम नहीं है, मतलब मजदूर को बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जब वो श्रम करता है तो वह अपने सूरज रूपी थाली में धरती और चंद्रमा को परोस देता है। कितनी सुंदर भाषा, मतलब उसके पूरे श्रम का इससे ज्यादा सम्मानजनक विवरण आप क्या दे सकते हैं कि और वह व्यक्ति क्या कर सकता है पूरे दिन के श्रम के बाद। तो उसके लिए सूरज का मतलब उसकी थाली है, उसका रोजगार है, उसके 2 जून का भोजन है जो मजदूर जुटा पा रहा है, और यही उसके अस्मिता का परिचायक है। तो जब तक ये नई भाषाएं जब हमारे समाज में आनी शुरू होंगी, जब तक हम समस्त शिक्षण शैक्षणिक कर्मचारी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है, इस भाषा से आगे बढ़कर समस्त संकाय सदस्यों को सूचित किया जाता है, का सफर तय नहीं करते हैं, तब तक शिक्षक और शिक्षिका अपनी अपनी कुर्सी पर ही बैठे नजर आएंगे। और खास तौर पे हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हम इस लाइन में हैं जहाँ पर भाषा के साथ हमें प्रयोग करने हैं, तो इस भाषा के साथ हमको प्रयोग करने की जरूरत है। और वो प्रयोग तभी होंगे जब आप सबसे पहले ये समझेंगे कि जो भाषा है उस भाषा में समस्याएं क्या है, कहाँ हमको सुधार करने की जरूरत है। हर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी कल्याण प्रकोष्ठ होता है, छात्र कल्याण प्रकोष्ठ, छात्र कल्याण अधिष्ठाता। महात्मा गांधी में हमने इस बात की मुहिम चलाई कि कोई छात्र कल्याण अधिष्ठाता नहीं होगी, कोई छात्र कल्याण प्रकोष्ठ नहीं, विद्यार्थी कल्याण, क्योंकि विद्यार्थी में महिला भी है और पुरुष भी है। संकाय सदस्य होगा जिसमें कि आप महिलाओं को सम्मानजनक ढंग से उसी स्पेस में लाके खड़ा करेंगे जिसमें कि पुरुष शिक्षक हैं। तो हम भाषा को जब तक मैक्सिमम लेवल ऑफ न्यूट्रलाइज करने की पोजीशन में नहीं आते हैं, जहां कि हम कम से कम भाषा का तटस्थ भाव तो नहीं हो सकता है कि इतनी समतामूलक भाषा हमारे पास अचानक से आ जाए कि स्त्री और पुरुष बराबर स्थिति में आ जाए, क्योंकि समाज ही नहीं है, हमारी संस्कृति ही नहीं है, तो भाषा कैसे होगी। लेकिन अंततः रेंगते रेंगते भी हम वहां तक पहुंच जाएं जहां पर हम अपने लिए नई भाषा और सम्मानजनक भाषा का परिष्कार कर पाए, तो एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में ये एक बहुत बड़ी संभावना और एक बहुत बड़ा कार्य हम करेंगे। तीसरी बात जिसको कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये सब कुछ तो हमें करना है, एक ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास और हमने उसको थियराइज भी कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है, खासतौर पे हिंदी में जब समाज विज्ञान के विषय चलाए जा रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शब्दावलियों के प्रयोग की है। हमारे पास अपनी शब्दावली नहीं है। जो सोशल साइंस के इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं, उन इमर्जिंग डिसिप्लिन्स ने जिस भाषा में पढ़ा, जिस भाषा में उस डिस्कोर्स को समझा, मेरा खुद का अनुभव यह है कि जब वुमेन स्टडी के स्टूडेंट के रूप में मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो फेमिनिज्म की जितनी भी थियरी मैंने पढ़ी वो वेस्ट ओरिएंटेड थी। लिबरल फेमिनिज्म पढ़ा, रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा, इक्वालिटी का डिस्कोर्स पढ़ा, और ये सारा का सारा ज्ञान जो था वो सबका सब अंग्रेजी में लिया। और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होने के कारण यह जो अंग्रेजी का आयातित ज्ञान था, जिसके आधार पर मैंने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में फेमिनिज्म की एक समझ विकसित की, उसमें जब इक्वालिटी पे बात करने लगे, इक्विटी पे बात करने लगे, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे बात करने लगे, तो यह टर्म, यह भाव हमारे समाज में तो मौजूद ही नहीं था। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहते हैं? तो अब उसके लिए अगर हिंदी में कोई शब्द होता जिससे मेरा परिचय बचपन से होता, तो शायद मैं समझ पाती कि अच्छा इस विमर्श की बात की जा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि विमेन स्टडी को पढ़ते पढ़ाते और उसे समझते हुए भी आज भी हम जेंडर शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसे करने जाते हैं हमारे पास 2 शब्द हैं, जैविक लिंग और सामाजिक लिंग। तो आप जैलिंग कर लीजिए, आप सालिंग कर लीजिए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसमें वो भाव पैदा नहीं होता है जिसे जेंडर शब्द डिफाइन करता है। तो हम बहुत आसानी से उस शब्द का इस्तेमाल अपनी हिंदी भाषा में करने लगते हैं। इंटरसेक्सुअलिटी, ये एक ऐसा विमर्श है, इंटरसेक्सुअलिटी का विमर्श, जो कि भारत में मौजूद तो है, क्योंकि उस विमर्श के बिना भारत में और कुछ संभव ही नहीं है। जब आप जेंडर की बात करेंगे तो आपको जाति की बात करनी पड़ेगी, वर्ग की बात करनी पड़ेगी, जो अस्मिताएं हैं अन्य, उन सब की बात करनी पड़ेगी, आपको सेम सेक्स रिलेशनशिप पे बात करनी पड़ेगी। और इन सारे विमर्शों को हम जब एक साथ जोड़ते हैं तो उस विमर्श को हम कहते हैं इंटरसेक्सुअलिटी का विमर्श। वह इंटरसेक्सुअलिटी शब्द के लिए हिंदी में जब मैंने तलाशने की कोशिश की कि इसका अच्छा हिंदी क्या शब्द हो सकता है, तो जो शब्द था, जो एक बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र हमारे वाइस चांसलर थे, मैंने कहा कि सर इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप अंतर क्षेत्रीयता कह सकते हैं। तो
अंतर क्षेत्रीयता जब हम कहते हैं तो इंटरसेक्सुअलिटी का जो भाव पैदा होता है हमारे मन में वो आ ही नहीं सकता है। तो समाज विज्ञान के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी और सबसे बड़ी चुनौती थी और एक तरीके से एक संभावना भी थी कि हिंदी में हम विमर्शों की भाषा गढ़ें, हिंदी में तकनीकी शब्दों की भाषा गढ़ें। और मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, और रमाशंकर जी भी चूंकि उस परियोजना का हिस्सा हैं इसलिए वो भी उसको शेयर करेंगे, कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना ही इसलिए हुई थी क्योंकि वैश्विक स्तर पर हिंदी प्रचार प्रसार की भाषा बने। और सिर्फ प्रचार प्रसार की भाषा नहीं बने बल्कि जितने भी ज्ञानानुशासन हैं, खासतौर पर सोशल साइंस के जितने भी ज्ञानानुशासन हैं, उन ज्ञानानुशासनों की को समझने, पढ़ने और पढ़ाने की भाषा हिंदी बने। तो जब वो हिंदी में पठन पाठन का कार्य किया जाएगा तो हमको नई शब्दावलियां भी गढ़नी पड़ेगी किसी भी इलाके से आए हुए विद्यार्थी के अंदर हिंदी की समझ को पैदा करने के लिए। तो ये एक चुनौती भी थी और हिंदी विश्वविद्यालय ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम जो हमारे विश्वविद्यालय ने 2-3 स्तरों पर किया, उसमें एक ऐतिहासिक काम था hindisame.com करके एक वेबसाइट, जिसे इंटरनेट के पोर्टल पर लाया गया और हिंदी के तमाम रचनाकार जिनको भी आप जानते हैं उन सभी की रचनाएं आपको हिंदी समय पर मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास 33 से 35 लाख के बीच पेज उपलब्ध हैं जिसमें सारे साहित्यकार मौजूद हैं और आप बहुत इजीली जो है वह हिंदी के विमर्श को समझ सकते हैं। और उसमें सिर्फ कविता, कहानी, उपन्यास नहीं थे बल्कि विमर्श भी थे, शोध भी था और हर तरह की बातचीत उसमें की गई है। तो हिंदी समय को आज पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और उसको रेफर करते हैं एक ऑथेंटिक माध्यम के रूप में कि हमने ये चीज हिंदी समय से ली है। तो हिंदी समय मतलब एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। दूसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह समाज विज्ञान विश्वकोश का काम था, जो राजकमल प्रकाशन के साथ मिलकर किया गया और जिसका संपादन अभय कुमार दुबे जी ने किया था और वो कुछ 8 खंडों में प्रकाशित विश्वकोश है। और अब तक भारत में समाज विज्ञान विश्वकोश के नाम से हिंदी भाषा में किया गया सबसे ऑथेंटिक काम उसे माना गया, जिसने तकनीकी शब्दावली को विश्वकोश के फॉर्म में डेवलप किया, उसकी एंट्री की। उसके बाद के समय में फिर इन्होंने किया वाणी प्रकाशन से, शंभुनाथ जी के एडिशन में आई वो था हिंदी साहित्य ज्ञान कोश। लेकिन वो सिर्फ हिंदी साहित्य ज्ञान कोश नहीं था बल्कि उसमें संस्कृति के भी विषय शामिल किए गए, समाज विज्ञान के भी विषय शामिल किए गए और एक तरीके से एक काम जो लगातार अकादमिक स्तर पर चल रहा है, हो रहा है, उन कामों में आप देखते हैं कि इस तरह के विश्वकोश बन रहे हैं जिनको आप पढ़कर उस शब्दावली को भारत की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जाए या उस शब्द के मायने क्या हैं उस भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। तो ये एक काम भी है, एक हमारे लिए संभावना भी है, चुनौती भी है और हम इसे लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह के विमर्श हैं जिनको लगातार अनवरत तौर पर और न जाने कितने साल लगने वाले हैं अपनी भाषा को गढ़ने में, लेकिन उसमें अगर हम एक कदम भी चल पाते हैं। अभी आते समय मैं पवन करण जी के कविता संग्रह स्त्री मुगल को पढ़ रही थी। उस स्त्री मुगल कविता में उन्होंने जितनी कविताओं को चुना है वो मुगल स्त्रियों पर है, उन स्त्रियों पर जिनको हमने आज तक जाना ही नहीं, जिनके बारे में कभी किसी इतिहास में बात नहीं होती। हम रजिया सुल्तान को जानते हैं, उसके अलावा जितने भी मुगल शासक यहाँ हुए, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनकी प्रेमिकाएं, उनकी माएं, उन सब के बारे में हमारे पास रत्ती भर भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते हैं और कई बार हम उन्हें नहीं जानना चाहते हैं। पवन करण जी ने अपने उस कविता संग्रह में उन तमाम लाइव जो मुगल महिलाएं थी उनके ऊपर एक एक कविता डेडिकेट करते हुए उनके अनुभवों को उस कविता में पिरोया है। अपने आप में यह अनूठा काम, क्योंकि आप किसी मुस्लिम महिला के अनुभव को नहीं सुनना चाहते और जब वो बोलती है तो वो क्या बोलती है, कैसे बोलती है और उसका अनुभव संसार कहाँ से निकल रहा है, उसने युद्ध को कैसे समझा है, उसने हिंदू मुस्लिम रिश्ते को कैसे समझा है, उसने दिल्ली सल्तनत को कैसे समझा है। बाबर की नानी उसे कहती है कि इस देश को जरूरत है तुम्हारे जैसे शासक की, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पर्याप्त कैपेबिलिटी मौजूद है। और इस तरह की तमाम कविताएं पवन करण उस कविता संग्रह में करते हैं। तो यह एक नए किस्म का प्रयोग है जो अभी के समाज विज्ञान के विषयों में लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इन्हीं स्थापनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म